नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और किस किस की क्लास लगने वाली है। मोदी शाह फुल फायर मोड में दिख रहे हैं। अंबेडकर पर कांग्रेस एंड इकोसिस्टम के झूठ के कैसे धागे खोले गए, आज आपको यह दिखाऊंगा। अमित शाह के 12 सेकंड के वीडियो का वो सच जो आपको नहीं दिखाया जा रहा, वो भी दिखाऊंगा। केजरीवाल से लेकर खड़गे तक मोदी शाह को अंबेडकर पर घेरने की सीक्रेट वजह क्या है, वो भी आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। और फिर कांग्रेस के इतिहास का वो चैप्टर खोलूंगा जिसका हर पन्ना अंबेडकर के अपमान से भरा पड़ा है। कांग्रेस राज में हुए अंबेडकर के अपमान के ऐसे ऐसे किस्से जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे, वो आपके लिए लेकर आया। गांधी से लेकर मुसलमान तक पर अंबेडकर ने जो कहा, कांग्रेस को मानने में पसीने छूट जाएंगे। और अंबेडकर का वो अनसुना इंटरव्यू भी आपको बताऊंगा जिसकी बातें सुनकर राहुल खड़गे के कान से भी धुआं फेंक देगा। साथ ही बात होगी यूपी की। सीएम योगी ने ऐसा क्या किया कि यूपी विधानसभा के अंदर से लेकर सड़क तक पर बवाल मच गया। सपा सांसद कोर्ट भागे, इधर बीजेपी के दफ्तर पर योगी का बुलडोजर कैसे चल गया, यह भी दिखाऊंगा। और फिर बात होगी गंजेपन का इलाज सुनकर हजारों की कैसे लाइन लग गई। 300 रुपए की दवा ने कोई चमत्कार दिखाया क्या? 20 रुपए में मुंडन, 300 रुपए में लहलहाते बाल, ऐसी दवा की सच्चाई क्या निकली? और वो वैक्सीन आ गई जो अब कैंसर होने ही नहीं देगी क्या, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। आज शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में मुलाकात की। शरद पवार के साथ 2 किसान भी थे। किसानों ने पीएम मोदी को अनार भेंट किए। पीएम मोदी और शरद पवार के बीच यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब शरद पवार महाराष्ट्र में हार के लिए ईवीएम को दोष दे रहे हैं। पीएम मोदी और शरद पवार के बीच क्या बात हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। किसानों ने आज पंजाब में 3 घंटे तक रेल रोको आंदोलन चलाया। इस दौरान पंजाब से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई। किसान एमएसपी और दूसरी मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। किसानों को जब शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच नहीं करने दिया गया तो आज उन्होंने पंजाब में 3 घंटे का रेल रोको आंदोलन चलाया। मोगा, फरीदकोट, गुरदासपुर, जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर, फिरोजपुर, लुधियाना और पटियाला समेत कई जिलों में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। ग्रेटर नोएडा में फिल्म देखने गया एक परिवार करीब घंटे भर मॉल की लिफ्ट में फंसा रहा। परिवार के साथ छोटा बच्चा था, इस वजह से परिवार और सहम गया। मामला बिसरख इलाके के गैलेक्सी डायमंड प्लाजा मॉल का है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि लिफ्ट में फंस जाने के बाद वो लगातार मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी सुनी ही नहीं। 1 घंटे बाद मेंटेनेंस टीम पहुंची। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मोदी शाह फुल फायर मोड में। अंबेडकर पर कांग्रेस एंड इकोसिस्टम के झूठ के धागे कैसे खोले गए। अमित शाह के 12 सेकंड के वीडियो का वो सच जो आपको दिखाया नहीं जा रहा। और केजरीवाल से लेकर खड़गे तक मोदी शाह को अंबेडकर पर घेरने की सीक्रेट वजह क्या है, सबसे पहले इसका चैप्टर। कांग्रेस को चूंकि नरेंद्र मोदी को रोकने का कोई मुकम्मल रास्ता दिख नहीं रहा, तो हर बार वो उसी टहनी को काटने लग जाती है जिस पर वो बैठी होती है। और इस बार भी बाबा साहब अंबेडकर का एक स्वनिर्मित मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने कांड ही किया है। आज पाठशाला में आपको कांग्रेस ने जिस तरह का अपमान अंबेडकर का किया है, उसके अनसुने किस्से सुनाऊंगा। तो कांग्रेस तो छोड़िए, आपके कान से भी धुआं फेंक देगा बॉस कि ये लोग किस मुंह से बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि ऐसा किया क्या है कांग्रेस एंड इकोसिस्टम ने कि मोदी शाह दोनों आज फुल फायर मोड में थे। जैसे लोकसभा चुनाव में अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो नहीं फैलाया गया था कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वैसे ही अब अमित शाह की अंबेडकर पर कही गई एक बात को आधा अधूरा काटकर दिखाया जा रहा है और बवाल मचाया जा रहा है। जबकि ऐसी कोई बात अमित शाह ने नहीं कही कि इतना बवाल मच जाए। अमित शाह ने तो अंबेडकर की बात करके कांग्रेस की पोल पट्टी खोली थी कि अंबेडकर का नाम लेने वाली कांग्रेस ने खुद अंबेडकर के साथ क्या क्या किया है। लेकिन अमित शाह की एक बात पकड़कर राज्यसभा में उनके कल के भाषण के एक छोटे से हिस्से, मात्र 12 सेकंड के वीडियो को वायरल करके कांग्रेस और इकोसिस्टम, पूरा इंडी गठबंधन सब मिलकर बेवजह हंगामा कर रहे हैं। अच्छा, एक कमाल की बात देखिए, एक तो फेक न्यूज फैला रहे हैं, ऊपर से अमित शाह का इस्तीफा भी मांग रहे हैं कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान कर दिया, इस्तीफा दीजिए। नरेंद्र मोदी पर दबाव बना रहे हैं कि अमित शाह को मोदी तुरंत हटा दें कैबिनेट से।
लेकिन मोदी शाह लोकसभा चुनाव से सबक ले चुके हैं कि एक झूठा नैरेटिव क्या से क्या कर सकता है, और इसलिए मोदी शाह की पूरी टीम आज मैदान में उतर गई झूठे नैरेटिव को पंचर कर। अमित शाह ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ये लोग झूठ फैला रहे हैं। आज आपको वर्तमान से लेकर इतिहास तक का ऐसा चैप्टर दिखाऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम जो पाठशाला में इतनी डिटेल्ड रिसर्च लाते हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी बॉस। लेकिन पहले अमित शाह का 12 सेकंड का वो वायरल वीडियो देख लीजिए जिसको लेकर इतना बवाल कट रहा है, फिर इस वीडियो का पूरा सच भी दिखाऊंगा। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसी 12 सेकंड की क्लिप को लेकर कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन उड़ गया, आसमान सिर पर उठा लिया कि बाबा साहब का अपमान कर दिया अमित शाह ने। संसद चलने नहीं दी, सड़क पर हंगामा किया, देश भर में जगह जगह प्रदर्शन कर दिया, गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लिया, अमित शाह से माफी की मांग की, देश में आग लगाने तक की धमकी दे दी। आप देखिए कैसे आज दिन भर विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक क्या हंगामा किया। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, सबने एक साथ हमला बोल दिया। एक बार जरा उसकी झलक देखिए दिन भर हंगामा और बयानबाजी की, फिर आपको फैक्ट्स बता दूं। अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं। पीडीए की लड़ाई में बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। एक तो आधा अधूरा वीडियो फैला रहे हैं, वो भी जानबूझकर, ऊपर से हंगामा भी कर रहे हैं, इस्तीफा भी मांग रहे हैं, आग लगाने की धमकी भी दे रहे हैं। गजब ही चल रहा है भाई। जबकि सब जानते हैं कि अमित शाह ने ऐसी कोई बात नहीं कही। जो खड़गे आग लगाने की बात कर रहे हैं उनके सामने ही पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सामने ही अमित शाह ने राज्यसभा में भाषण दिया था। तब आपने हंगामा क्यों नहीं किया? जब आपको अमित शाह की बात पर इतना गुस्सा आया, इतना आप लोग अंदर से हर्ट हो गए, तो जब अमित शाह ने संसद में यह कहा तब बवाल क्यों नहीं काटे? बाद में क्लिप काटा और उसके बाद बवाल काटना शुरू किया। आज छोटी क्लिप वायरल करके देश में आग लगाना चाहते हैं ये लोग। आपको पूरी सच्चाई भी देखनी चाहिए, अमित शाह का पूरा वीडियो भी देखना चाहिए। इस वीडियो को सुनकर कोई भी बता देगा कि इसमें कहीं अंबेडकर का अपमान नहीं हो रहा है, बल्कि अमित शाह तो कांग्रेस की पोल खोल रहे थे कि इतना अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर को मन में भी तो बसाइए, उनको आत्मसात भी तो कीजिए। देखिए संसद में क्या हुआ था, असली सच्चाई क्या है, क्योंकि वहां जो हुआ उसके बाद उनको भी नहीं लगा कि संसद में हंगामा करना चाहिए, तभी ना संसद में हंगामा नहीं किए। बाद में 12 सेकंड के क्लिप पे हंगामा कर रहे हैं। संसद में अमित शाह का पूरा बयान सुन लीजिए एक बार, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ है वो भी दिखाता हूं। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने
इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर है विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। अब आपको समझ में आया कि क्यों 12 सेकंड का क्लिप काटकर हंगामा किया जा रहा है? क्योंकि अगर 12 सेकंड के आगे की बात दिखा देंगे तो अगली लाइन में तो अमित शाह कह रहे हैं कि भाई अंबेडकर का 100 बार नाम लीजिए, हमको तो खुशी होगी, हमारी वजह से अब आप इतना नाम लेने लगे हो। एक्सपोज कर रहे हैं कांग्रेस को कि कैसे बाबा साहब अंबेडकर का नेहरू के जमाने में अपमान होता था। लेकिन पूरा क्लिप दिखाएंगे तो यह सब भी दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए इतना 12 सेकंड काटा, फिर बवाल काटना शुरू। यह है एक इकोसिस्टम का काम करने का तरीका। क्योंकि अमित शाह का पूरा बयान कोई भी सुन लेगा तो कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। जो बयान हमने आपको सुनाया वो तो विपक्ष के नेताओं ने कल सामने बैठ के सुना है, तभी तो हंगामा नहीं किया। फेक न्यूज फैलाने में आज की डेट में लगे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि फेक न्यूज फैलाएंगे, आधी अधूरी क्लिप वायरल करेंगे तो अमित शाह फंस जाएंगे, नरेंद्र मोदी को घेर लेंगे कि ये तो दलित विरोधी है। लेकिन ये फेक न्यूज की फैक्ट्री अब नरेंद्र मोदी अमित शाह के सामने नहीं चलने वाली। अमित शाह ने कांग्रेस, इंडी गठबंधन और उनके इकोसिस्टम के इस फेक न्यूज की फैक्ट्री पर छापा मार दिया। अमित शाह ने आज शाम होते होते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और डंके की चोट पर कहा कि उनका पूरा बयान सुना दीजिए सबको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बार अमित शाह को सुनिए, फिर आपको यह भी बताऊंगा कि इस मामले में नरेंद्र मोदी को घेरने चली कांग्रेस की खुद नरेंद्र मोदी ने कैसे पोल खोली है। उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। नहीं, सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं, मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। अमित शाह के साथ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भी यही किया था। उनकी एडिटेड क्लिप वायरल करवाई थी या हुई थी, जिस पर एक्शन भी हुआ। कांग्रेस के मुंह में वहां से झूठ फैलाने का जो खून लगा, उसमें अब वो अमित शाह के खिलाफ नया झूठ फैला रहे हैं। आप देखिए आज दिन भर कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने कैसे हंगामा किया। अच्छा, इनसे कोई नहीं पूछेगा कि यह हंगामा कल क्यों नहीं किए जब संसद में बोला गया था। संसद में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सांसदों ने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। इसी तरह सड़क पर हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। संसद के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो देश में आग लगाने जैसी बातें करने लगे। सुनिए एक बार खड़गे और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि शाह पर मचे बवाल के बीच अरविंद केजरीवाल भी कैसे अपना मौका तलाशने लगे। वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन एंड ही शुड अपोलोजाइज टू द कंट्री। और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। क्या मांग पूरा देश जानता है। क्या मांग करते हैं? ये सारी बातें जो खड़गे से लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं सब सुन लीजिए, एक पर्ची में लिख के इधर दाहिने साइड के पॉकेट में रख लीजिए, क्योंकि अभी मैं कांग्रेस का इतिहास खोलूंगा ना। इन लोगों ने अंबेडकर के जीते जी मरने के बाद, अंबेडकर के साथ, अंबेडकर के जीते जी और अंबेडकर के जाने के बाद उनके परिवार के साथ क्या क्या हुआ है ना, आज आपको इतिहास बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे।
अमित शाह की 12 सेकंड की क्लिप को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि माननीय नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी से देश की जनता पूछना चाहती है कि आप अमित शाह जी द्वारा किए गए बाबा साहब के अपमान का समर्थन करते हैं। इस मुद्दे पर आज अरविंद केजरीवाल सड़क पर भी उतर गए। दिल्ली में चुनाव है, दलित वोटों का सवाल है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत जानबूझकर बीजेपी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। एक बार केजरीवाल को भी सुनिए, फिर बताऊंगा अमित शाह ने कैसे इस्तीफा मांगने वाले विपक्ष को जवाब दिया। जिस तरह से उन्होंने अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए, उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, जिसके तहत संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जितने लोगों में रोष है वो रोष खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन वो गुस्सा कम हो सकता है अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तो। केजरीवाल जी आहत हो गए कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ है। इनके बयान को अब पर्ची बना के बाईं जेब में रखिए। इनको भी याद आएगा अभी जब बताऊंगा कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया है, तो इनको कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना चाहिए या नहीं, यह सवाल उठेगा। लेकिन आपको यह भी आज समझना चाहिए कि केजरीवाल से लेकर खड़गे तक मोदी शाह को अंबेडकर पर घेरने की ये स्क्रिप्ट लिख क्यों रहे हैं। इतना ये लोग अंबेडकर के प्रति इतना इनके मन में जो है, इतने ये लोग आहत क्यों हो गए। ये 12 सेकंड की क्लिप काटकर बवाल क्यों कटा, इसकी वजह आपको समझनी चाहिए। इसकी कहानी जो है वो दरअसल दलित वोट में छिपी हुई है। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर ये इतना हंगामा क्यों है, आपको इसको बहुत आसानी से समझा देता हूं। जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटें हैं, यानी जब चुनाव होते हैं तो शेड्यूल कास्ट के लिए दलित भाइयों के लिए आरक्षित सीटें हैं, उसका अगर आप हिसाब देखेंगे, ये आपको लोकसभा का बता रहा हूं। लोकसभा में अगर आप देखेंगे 2009 में ऐसी आरक्षित सीटों को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जीतती थी 30 सीट जीती थी, और बीजेपी कितना जीती बॉस? बीजेपी जीती मात्र 12 सीट। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने पूरा दलित वोट जो है ना वो ऐसे ऐसे करके समेट लिया। और इसलिए अगर आप देखेंगे 2014 के चुनाव में क्या हुआ, 2014 में जो है शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटें थी, कांग्रेस 30 से घट के मात्र 7 सीट पे आ गई बॉस, और बीजेपी 12 सीट से बढ़कर 40 पे पहुंच गई। यह था नरेंद्र मोदी का जादू दलित वोटर्स पर। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने और काम किया, तो लोकसभा 2019 के चुनाव में कांग्रेस जो है वो 7 से घट के 6 सीटों पर आ गई, जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटें थी, और बीजेपी 40 से बढ़कर 46 सीट पर पहुंच गई। यानी बीजेपी के लिए दलित वोट बढ़ता ही चला जा रहा था। लेकिन ट्विस्ट आया कहानी में 2024 में। 2024 में क्या हुआ, कांग्रेस की जो दलित वाली सीटें घट रही थी वो अचानक से बढ़कर 20 पे चली गई, और बीजेपी घटकर 29 पर आ गई। अब यह कैसे हुआ? 2024 के चुनाव में जो झूठ फैलाया गया कि मोदी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस झूठ ने कांग्रेस और विपक्ष को बड़ा फायदा करवा दिया यहां पर, क्योंकि दलितों को लगा यार हमारा तो आरक्षण चला जाएगा। तो जो दलित भर भर के मोदी के लिए वोट कर रहा था, 40-46 सीट वो घट के 29 हो गया। कांग्रेस एंड इकोसिस्टम को लगा कि बॉस ये तो अपने हाथ में तुरुप का इक्का लग गया। लेकिन वो झूठ तो बार बार चलेगा नहीं, वो हरियाणा में दिख गया, महाराष्ट्र में दिख गया। अगर कोई इस बात को नहीं माने और यह कहे कि बीजेपी की दलित आरक्षित सीटें किसी दूसरी वजह से या किसी नाराजगी से कम हो गई होंगी, भाई किसी को लग सकता है, हो सकता है मोदी ने अच्छा काम नहीं किया इसलिए 24 में दलित आरक्षित सीटें घट गई होंगी। तो मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। अगर आप देखेंगे 2022 में यूपी में जो चुनाव हुआ, यूपी का अगर आप चुनाव देखेंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में और 2023 के चुनावों में क्या हुआ जरा आपको देखना चाहिए। जो यूपी में 2022 में चुनाव हुआ उसमें दलित वोट बीजेपी को कितना पड़ा आपको पता है? बीजेपी को दलित वोट जो है वो पड़ा 41% बॉस। तो यूपी में 2022 तक दलित जो है वो 41% वोट कर रहा था, और 2024 में बोला कि ना अब हम नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करेंगे। सीधा मतलब है कि वो फेक नैरेटिव में फंस गया था। इसी तरह से अगर आप 2023 का चुनाव देखेंगे, 2023 में कहां कहां चुनाव हुआ, एक हुआ राजस्थान,
राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ और तेलंगाना प्लस तेलंगाना, इन 4 राज्यों के चुनाव आप देखेंगे 2023 में हुए थे। इसमें जो एससी रिजर्व सीट है वो कितनी है? 98। इसमें बीजेपी ने कितनी जीती? इन 98 में बीजेपी ने 57 सीट जीती जो दलित के लिए आरक्षित थी। कांग्रेस ने कितनी जीती? कांग्रेस ने 40 सीटें जीती। जबकि यहीं पर अगर आप 2018 के चुनाव को देखेंगे, 2018 में इन्हीं सीटों पर क्या हुआ था? बीजेपी कितने पर थी? बीजेपी 32 पर थी और कांग्रेस 45 पर थी। यानी 2018 से 2023 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 2023 में इन राज्यों में जो एससी आरक्षित सीटें थी वहां 32 से बढ़ के 57 चली गई। यानी बीजेपी को 2022-23 तक दलितों के वोट भर भर के मिल रहे थे। पहली बार बड़ी संख्या में दलित जुड़ रहे थे। फिर 2024 आया और विपक्ष ने जो संविधान आरक्षण के नाम पर झूठ फैलाया, उससे बीजेपी को नुकसान हुआ। यही इनको लगा कि बॉस ये तो कुछ मिला काम का नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। दलित काट दो इनसे, दलित को दूर कर दो इनसे। और इसीलिए आज बाबा साहब अंबेडकर का यह मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ऐसा करके वो मोदी शाह का सियासी नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि वो आरक्षण खत्म कर देंगे, वो वाला तो अब चल नहीं रहा, हरियाणा में महाराष्ट्र में दिख गया, तो कुछ नया माल लाना पड़ेगा। तो नया माल क्या है कि भाई बाबा साहब अंबेडकर का अमित शाह ने अपमान किया तो 12 सेकंड का क्लिप डालो और हंगामा करो। आज दिन भर विपक्ष इसी पर अड़ा रहा कि अमित शाह अपने बयान पर माफी मांगे, इस्तीफा दे, पीएम मोदी अमित शाह पर एक्शन ले। विपक्ष को लगा कि अमित शाह के बहाने पीएम मोदी पर दबाव डाल देंगे, लेकिन पीएम मोदी अलग ही मूड में थे। पीएम मोदी ना बैकफुट पर आए, ना बचाव की मुद्रा में दिखे। उनके भरोसेमंद अमित शाह पर सवाल उठे तो जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने मोर्चा खोला, बैक टू बैक सोशल मीडिया पोस्ट की, कांग्रेस की जबरदस्त क्लास लगाई। पीएम मोदी ने लिखा कि अगर कांग्रेस और उसका सड़ा गला इकोसिस्टम यह सोचता है कि बदनाम करने वाले झूठ के सहारे वो अंबेडकर के अपमान से जुड़ी अपनी करतूतों को छिपा लेंगे तो यह इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और एससी एसटी समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह के राज्यसभा में दिए एक भाषण का क्लिप भी शेयर किया और कहा कि संसद के अंदर अमित शाह जी ने अंबेडकर के अपमान से जुड़े कांग्रेस के काले इतिहास को सामने ला दिया। अमित शाह ने जो फैक्ट्स रखे उससे कांग्रेस हैरान परेशान हो गई है, इसलिए वो अब इस तरह के पैतरे कर रही है। दुर्भाग्य से उनके बारे में जनता सब जानती है। जब अमित शाह को पीएम मोदी का साथ मिल गया उसके बाद तो अमित शाह एकदम फायर मोड में आ गए। अमित शाह ने इस्तीफा मांगने वाली कांग्रेस से कहा कि अगले 15 साल कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली। सुनिए एक बार। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। ये तो बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही थी आपने वो देखा, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास खोलने जा रहा हूं, अगला चैप्टर, कांग्रेस के इतिहास का वो चैप्टर जिसका हर पन्ना बॉस अंबेडकर के अपमान से भरा पड़ा। कांग्रेस राज में हुए अंबेडकर के अपमान के ऐसे ऐसे किस्से जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे, वो आज आपके लिए लेकर आया हूं। गांधी से लेकर मुसलमान तक पर अंबेडकर ने जो कहा, कांग्रेस को मानने में पसीने छूट जाएंगे। अंबेडकर का वो अनसुना इंटरव्यू भी लाया हूं जिसकी बातें सुनकर राहुल और खड़गे इनके कान से धुआं फेंक देगा। ये चैप्टर आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि दलितों की छाती के लिए छाती पीटने वाले बाबा साहब के लिए क्या सोचते। आज जो लोग बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर हंगामा कर रहे हैं ना, वो अपना इतिहास भूल जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनका इतिहास ये रहा है कि इन्होंने अंबेडकर को ना जीते जी सम्मान दिया, ना उनके मरने के बाद याद किया। कांग्रेस के इतिहास का एक पूरा चैप्टर अंबेडकर के अपमान से भरा पड़ा है। कांग्रेस के राज में अंबेडकर के अपमान के ऐसे ऐसे किस्से हैं ना बॉस, आप सुने नहीं होंगे ये सब किस्से। पाठशाला में हम गहरी रिसर्च करके आपके लिए ये चैप्टर लेकर आए। अंबेडकर का अपमान तो इन्होंने आजादी के बाद सरकार में आते ही शुरू कर दिया था। अब तक आप यही सुनते आए हैं कि पहली सरकार में नेहरू ने अंबेडकर को देश का कानून मंत्री बनाया, लेकिन यह काम नेहरू ने खुद से नहीं किया था, महात्मा गांधी के कहने पर किया था। महात्मा गांधी ना कहते तो नेहरू अंबेडकर को कानून मंत्री भी ना बनाते। ये जो आप
तस्वीर देख रहे हैं, ये देश की पहली कैबिनेट की तस्वीर है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बैठे दिखते हैं। ये दोनों ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी के दखल पर नेहरू ने इन दोनों नेताओं को अपनी कैबिनेट में शामिल किया। 1947 में महात्मा गांधी ने यह सलाह दी थी, नेहरू सरकार के मंत्रिमंडल में दूसरे लोकप्रिय नेताओं को भी जगह दी जानी चाहिए। यानी अगर महात्मा गांधी ना होते तो इस तस्वीर में ना अंबेडकर नजर आते, ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो जो लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं, अंबेडकर की बात कर रहे हैं, वो तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंबेडकर को अपनी कैबिनेट के लायक नहीं समझा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये लोग तो ऐसे हैं जो कहते रहे हैं कि संविधान अंबेडकर ने नहीं, नेहरू ने संविधान दिया है। ये लोग नेहरू को अंबेडकर से बड़ा बताने में क्या क्या करते रहे, आज आपको यह भी देखना चाहिए। इसी साल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अंबेडकर पर बेहद आपत्तिजनक बात लिखी थी। सैम पित्रोदा ने लिखा था कि संविधान और उसकी प्रस्तावना में किसका योगदान ज्यादा है, इसका जवाब नेहरू है, अंबेडकर नहीं। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, अंबेडकर भारत के संविधान के जनक हैं, यह कहना भारत के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। मतलब यह कहना कि बाबा साहब ने संविधान दिया, यह सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। यह कौन लिख रहा है? सैम पित्रोदा, राहुल गांधी के खासम खास। हालांकि बाद में विवाद होने पर सैम पित्रोदा ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया था। लेकिन जो लोग आज एडिटेड क्लिप पर अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्होंने सैम पित्रोदा से कोई इस्तीफा नहीं लिया था। नेहरू के सामने ये किसी को कुछ समझते ही नहीं थे बॉस। अंबेडकर को लेकर इनकी सोच आज तक नहीं बदली है। साल 2006 में जब देश में यूपीए की सरकार थी, तो उस समय एनसीईआरटी की किताब में अंबेडकर का एक कार्टून सिलेबस का हिस्सा बनाया गया था। यह है वो कार्टून। इसमें दिख रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर स्नेल यानी घोंघा नुमा संसद पर बैठे हुए हैं और पीछे नेहरू हाथ में कोड़ा लेकर अंबेडकर को मार रहे हैं ताकि गति पकड़ सके। साल 2012 में इस कार्टून के मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ था। कांग्रेस पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगा था। तब कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी थी। यह कार्टून 1948 में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शंकर ने बनाया था। इस कार्टून को 2006 में एनसीईआरटी की 11वीं की किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में छापा गया था। 2006 में छपी यह किताब में कार्टून, 6 साल बाद 2012 में अंबेडकर के कार्टून पर संसद में भयंकर बवाल हुआ। तत्कालीन एचआरडी मंत्री कपिल सिब्बल ने इसके लिए माफी मांगी थी बॉस। सोचिए, 6 साल तक अंबेडकर को कोड़े मारते रहे नेहरू कार्टून में, और ये एनसीईआरटी की किताब में छपा रहा, बच्चे पढ़ते रहे। कांग्रेस की सरकार ने इसका संज्ञान तक नहीं लिया था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एनसीईआरटी की किताब बनाने वाली टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी में कौन था? योगेंद्र यादव जैसे लोग चीफ एडवाइजर हुआ करते थे। और इसका खुलासा खुद तत्कालीन एचआरडी मंत्री कपिल सिब्बल ने लोकसभा में किया था। सुनिए तब कपिल सिब्बल ने क्या कहा था। मालूम होना चाहिए कि ये जो टेक्स्ट बुक बनाने वाले हैं ये एनसीईआरटी के लोग नहीं हैं, वो एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक अथॉरिटी का गठन करते हैं और उसमें कई लोग हैं। मैं उनका भी आपको नाम भी दे सकता हूं। टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी बनती है और उसमें जो चेयरपर्सन हैं वो हरि वासुदेवन हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, और उसके चीफ एडवाइजर्स योगेंद्र यादव, सीनियर फेलो सेंटर ऑफ स्टडीज ऑफ डेवलपिंग स्टडीज दिल्ली, सुहास पालशिकर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे महाराष्ट्र, और फिर उनके एडवाइजर्स हैं केसी सूरी, और फिर कई मेंबर्स हैं। मैं सारा को नाम नहीं लेना चाहता। यानी जो योगेंद्र यादव सलाह समिति में थे और ये कार्टून छप रहा था बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का, वो ये योगेंद्र यादव तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में घूमते हैं। वो तो घूम घूम के कांग्रेस के लिए इलेक्शन में पिच बनाते हैं, पिच क्यूरेटर बने रहते हैं। तो इतनी दिक्कत है तो योगेंद्र यादव से साइड कीजिए ना उनको। कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम आज किस मुंह से अंबेडकर की बात कर रहा है? इनका तो इतिहास कदम कदम पर अंबेडकर को अपमानित करने का रहा है। अंबेडकर को जीते जी इतना परेशान किया कि उन्हें चुनाव में हरवाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 1952 में देश में पहले आम चुनाव हुए जिसमें अंबेडकर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से खड़े हुए। अंबेडकर के सामने कांग्रेस ने अंबेडकर के ही पूर्व पीए एनएस काजोलकर को टिकट दिया। काजोलकर दलित समुदाय से थे और कांग्रेस की रणनीति थी कि अपने ही पीए से हारकर अंबेडकर का राजनीतिक करियर पटरी से उतर जाएगा। नेहरू ने उत्तर मुंबई सीट पर अंबेडकर के खिलाफ खूब प्रचार भी किया। इसी वजह से उत्तर मुंबई सीट से अंबेडकर करीब 15,000 वोट से हार गए। इसके बाद 1954 में महाराष्ट्र के भंडारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। भंडारा उपचुनाव अंबेडकर ने भी यह चुनाव लड़ा था।
लेकिन कांग्रेस ने फिर उन्हें हरा दिया। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने देश को संविधान दिया, जो उस समय सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक थे, वो महान आदमी इस देश में चुनाव नहीं जीत पा रहे थे क्योंकि कांग्रेस उनको हरा रही थी। इतना ही नहीं बॉस, अभी सुनते जाइए, इतनी लंबी लिस्ट है अंबेडकर की अपमान की कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोग आज किस मुंह से अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। नेहरू किस तरह से अंबेडकर के खिलाफ थे, उसका पता इसी से चलता है कि नेहरू ने माउंटबेटन की पत्नी एडविना को एक चिट्ठी लिखकर बताया था कि अंबेडकर के खिलाफ उन्होंने क्या किया है। अंबेडकर ने 1951 में नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उस वक्त चुनाव हो रहे थे और इसके बाद नेहरू एडविना को जनवरी 1952 में एक चिट्ठी लिखकर क्या बताते हैं, सुनिएगा। नेहरू ने एडविना को चिट्ठी लिखी और कहा, अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द कैबिनेट, यानी अंबेडकर को कैबिनेट से हटा दिया। कांग्रेस बॉम्बे प्रांत के चुनाव में उम्मीद से बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अंबेडकर की पार्टी समाजवादियों से मिल गई है, अंबेडकर हिंदू सांप्रदायिक तत्वों से भी मिल गए। यानी अंबेडकर ने इस्तीफा दिया और नेहरू माउंटबेटन की पत्नी एडविना को चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि हटा दिया है अंबेडकर को। यह तो सम्मान था इनकी नजर में अंबेडकर के लिए। अंबेडकर को परेशान करने में, उनका अपमान करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज जो लोग अंबेडकर को बात बात में याद कर रहे हैं, उनका इतिहास तो यह भी है कि खुद को जीते जी भारत रत्न दे दिया, लेकिन अंबेडकर को भारत रत्न देने के बारे में सोचा नहीं। अंबेडकर को उनके निधन के दशकों बाद तक भारत रत्न नहीं दिया, जबकि जवाहरलाल नेहरू 1955 में भारत रत्न मिला उनको। निधन हुआ कब? 1964 में, यानी जीते जी भारत रत्न मिल गया नेहरू को। इंदिरा गांधी 1971 में भारत रत्न मिला, निधन हुआ इंदिरा जी का 1984 में, यानी जीते जी भारत रत्न मिल गया। राजीव गांधी 21 मई 1991 में निधन हुआ, जुलाई 1991 में भारत रत्न मिला, यानी निधन के 2 महीने के अंदर भारत रत्न मिल गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में निधन हुआ और भारत रत्न कब मिलता है? 1990 में बॉस। 1956 में निधन होता है बाबा साहब का, 1990 में भारत रत्न मिलता है और निधन के 34 साल बाद तब मिलता है जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस ने न केवल बाबा साहब अंबेडकर को जिंदगी भर अपमानित करने की कोशिश की, बल्कि अंबेडकर के निधन के बाद उनके परिवार को भी परेशान होने के लिए छोड़ दिया। जो लोग आज कह रहे हैं कि बाबा साहब का अमित शाह ने अपमान कर दिया, देश में आग लग जाएगी, उन्होंने तो अंबेडकर के परिवार तक का ध्यान नहीं रखा बॉस। B.R. Ambedkar's Riddles in Hinduism and Annotated Critical Selection किताब के पब्लिशर एस आनंद ने किताब की प्रस्तावना में इस घटना के बारे में बताया है। अंबेडकर ने नेहरू कैबिनेट से 1951 में इस्तीफा दिया था और अपना सरकारी घर छोड़ दिया था। उसके बाद दिल्ली के अलीपुर रोड पर 10 कमरों वाले बंगले में अंबेडकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे थे। 1951 से 1956 तक अंबेडकर दिल्ली के इसी घर में रहे। अंबेडकर के निधन के बाद उनकी पत्नी यहां रहने लगी। अंबेडकर के निधन के 10 साल बाद 1966 में यह बंगला एक स्थानीय व्यापारी को बेचा गया। उस व्यापारी ने अंबेडकर की पत्नी को रहने के लिए सिर्फ 2 कमरे दिए और दूसरे हिस्से को एक जज को किराए पर दे दिया। लेकिन कुछ ही महीने बाद 17 जनवरी 1967 को अंबेडकर की पत्नी सविता अंबेडकर को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। 20 जनवरी 1967 को सविता अंबेडकर अलवर के लिए निकल गई। जिस व्यापारी ने बंगला खरीदा था, उसने सविता अंबेडकर, जो अंबेडकर की पत्नी थी, उनकी गैर मौजूदगी में उनका सामान बाहर उठा के फेंक दिया। व्यापारी अपने साथ 20 लोगों को लेकर सविता अंबेडकर के कमरे में घुस गया और सामान बाहर निकाल फेंका। सविता अंबेडकर के कमरे में कई अलमारियां थीं जिनमें अंबेडकर की फाइलें, किताबें, चिट्ठियां थीं। कहा जाता है उस दिन बारिश हो रही थी, जिससे अंबेडकर की फाइलें और चिट्ठियां भीगकर खराब हो गईं। यह तो अंबेडकर के परिवार का हाल हुआ है उनके जाने के बाद। अलवर से वापस आने के बाद सविता अंबेडकर ने तब के गृह मंत्री वाईबी चव्हाण और दिल्ली के एलजी से मामले में दखल देने की मांग की। कुछ नहीं हुआ बॉस। सोचिए, अंबेडकर के परिवार के साथ यह सब हो रहा था और सरकार क्या कर रही थी? कुछ नहीं तब की। और दूसरी तरफ नेहरू गांधी परिवार के नेताओं के सैकड़ों एकड़ में मेमोरियल और म्यूजियम बनाए जा रहे थे। परिवार को रहने के लिए सम्मान नहीं मिल रहा और ये लोग कह रहे हैं देश में आग लग जाएगी, अमित शाह ने अपमान कर दिया है। अंबेडकर के निधन के सालों बाद तक भी उनका मेमोरियल नहीं बन पाया था। अंबेडकर के निधन के बाद से उनके समर्थक मांग करते रहे कि जहां अंबेडकर रहते थे वहां उनका एक मेमोरियल तो बनवा दीजिए, जैसा महात्मा गांधी का मेमोरियल बनाया गया था। राजघाट की तरह अंबेडकर समर्थक मेमोरियल की डिमांड होती रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अंबेडकर मेमोरियल को भी लटका के रखा।
अंबेडकर के निधन के 35 साल बाद यानी 1991 तक अंबेडकर का मेमोरियल ही नहीं बन पाया था। 1991 में अंबेडकर की 100वीं जयंती पर उनके समर्थकों ने दिल्ली में मेमोरियल बनाने की जोरदार डिमांड की, लेकिन इस डिमांड पर अगले 12 साल तक भी सरकार ने कुछ नहीं किया। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अंबेडकर मेमोरियल के लिए पहल की। 2003 में अंबेडकर के अलीपुर रोड दिल्ली वाले निवास की जमीन सरकार ने खरीद ली। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां अंबेडकर मेमोरियल का फाउंडेशन भी रख दिया, लेकिन उसके 1 साल बाद बीजेपी की सरकार चली गई, यूपीए की सरकार सत्ता में आ गई। जमीन खरीद के रखा रहा, फाउंडेशन हो गया, उसके बाद भी अगले 10 साल तक अंबेडकर मेमोरियल का काम अटका रहा। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2016 में पीएम मोदी ने अंबेडकर मेमोरियल का काम शुरू करवाया और पीएम मोदी ने वादा किया कि 2 साल के अंदर मेमोरियल बन जाएगा और उसका उद्घाटन वो खुद करेंगे। अप्रैल 2018 में पीएम मोदी ने अंबेडकर मेमोरियल का उद्घाटन किया। एक मेमोरियल नहीं दे पाए, भारत रत्न नहीं दे पाए, अपनी कैबिनेट में नहीं ले जाना चाहते थे, कैबिनेट छोड़ने पर लिख रहे कि मैंने हटा दिया। यह तो अंबेडकर के साथ हुआ है बॉस। अंबेडकर के प्रति कांग्रेस की सोच का एक और उदाहरण आपको बताता हूं। बाबा साहब अंबेडकर के निधन के बाद भी सालों तक उनका पोर्ट्रेट संसद भवन के अंदर नहीं लग पाया था। कांग्रेस ने कभी इसे गंभीरता से लिया ही नहीं। कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के योगदान को स्वीकार ही शायद नहीं कर रही थी। संसद भवन में अंबेडकर का पोर्ट्रेट 1990 में लग पाया था। 1990 में संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब अंबेडकर का पोर्ट्रेट लगाया गया। 12 अप्रैल 1990 को अंबेडकर के पोर्ट्रेट का उद्घाटन तब के पीएम वीपी सिंह ने किया। ये लोग अंबेडकर का नाम लेकर राजनीति तो खूब कर रहे हैं, अमित शाह के बयान पर हंगामा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या अंबेडकर ने जो बातें कही हैं उन बातों को मानने की हिम्मत या साहस कांग्रेस में है? क्योंकि बाबा साहब तो धड़ल्ले से बोलते थे। गांधी से लेकर मुसलमान तक अंबेडकर ने जो जो कहा है, कांग्रेस को मानने में पसीने छूट जाएंगे। जो लोग आज इतना बाबा साहब कर रहे हैं, आज मैं आपको बताता हूं बाबा साहब ने क्या कहा है। पूछिएगा जरा इन लोगों से कि क्या वो इन बातों को मान पाएंगे। महात्मा गांधी के बारे में बाबा साहब अंबेडकर के क्या विचार थे वो आपको बताता हूं। 1955 में बाबा साहब अंबेडकर ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें गांधी जी के बारे में अंबेडकर ने अपने विचार जाहिर किए थे। अंबेडकर ने कहा था कि वो गांधी जी से हमेशा एक विरोधी के तौर पर मिलते थे। अंबेडकर ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो गांधी जी को बाकी लोगों से कहीं बेहतर जानते हैं, क्योंकि गांधी हैड ओपनड हिज रियल फैंग्स टू मी, यानी गांधी ने अंबेडकर के सामने अपना असली रूप दिखाया था और वो गांधी जी के चेहरे के अंदर देख सकते थे। बाकी लोग तो गांधी जी के भक्त बनकर उनके पास जाते थे और महात्मा का उनका बाहरी आवरण देख पाते थे, लेकिन मैंने, यानी अंबेडकर ने कहा कि मैंने उन्हें गांधी को एक इंसान की हैसियत से देखा, उनके अंदर के असल आदमी को देखा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो लोग उनसे जुड़े थे उनके मुकाबले गांधी को बेहतर समझता हूं। इंटरव्यू में अंबेडकर ने गांधी जी के बारे में और भी कई बातें कही थी। जैसे अंबेडकर ने कहा था कि महात्मा गांधी कोई समाज सुधारक नहीं थे। छुआछूत की जितनी बातें होती थी वो सिर्फ इसलिए होती थी जिससे पिछड़े और दलित कांग्रेस के साथ जुड़ सके। गांधी चाहते थे कि पिछड़े समाज के लोग उनके स्वराज अभियान का विरोध ना करें। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा गांधी जी का पिछड़ों के उद्धार का कोई मकसद था। ये थे बाबा साहब अंबेडकर के विचार गांधी जी के लिए। कांग्रेस मान पाएगी? भारत को आजादी दिलाने के लिए सैकड़ों हजारों लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन कांग्रेस ने आजादी का भी कॉपीराइट करवा लिया। लगातार अब भी कहते हैं कि भारत को आजादी गांधी नेहरू परिवार ने दिलवाई। इस पर बाबा साहब अंबेडकर ने बीबीसी के इंटरव्यू में अपनी राय रखी थी। अंबेडकर से सवाल पूछा गया कि क्या भारत को गांधी के बिना आजादी मिल सकती थी। इस पर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हां, भारत को आजादी मिल जाती और वो इसे लेकर निश्चिंत थे। हो सकता है आजादी देरी से मिलती, लेकिन मिलती। अंबेडकर ने कहा था कि अगर भारत में स्वराज देर से आता तो ये लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होता। यानी बाबा साहब अंबेडकर मानते थे कि सिर्फ गांधी जी की वजह से आजादी मिल गई, ऐसा नहीं है। उनके बिना भी आजादी मिल जाती, थोड़ा देर से मिलती, लेकिन बेहतर आजादी मिलती। कांग्रेस मान पाएगी ये बात बाबा साहब की? भारत को स्वतंत्रता मिलने के पीछे की वजह भी अंबेडकर ने बीबीसी के इंटरव्यू में बताई थी। अंबेडकर ने कहा था कि मुझे लगता है कि भारत को आजाद करने के फैसले के पीछे 2 वजह थी। पहली वजह है नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस ने खड़ी की थी। ब्रिटिश सरकार को लगता था कि भारत में लोग चाहें
चाहे जो भी करें, लेकिन ब्रिटिश सरकार के लिए एक सैनिक की वफादारी को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश सरकार का यह भ्रम तब टूट गया जब सैनिकों ने भी बगावत करके दूसरा फ्रंट यानी सुभाष चंद्र बोस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को लग रहा था कि भारत पर राज करने के लिए सेना को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, लेकिन सैनिक अब वापस जाना चाहते थे। अंग्रेजों को भी यह समझ आ गया था कि भारत पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए यूरोप से पर्याप्त सैनिक भेजना बहुत मुश्किल है। दूसरी वजह उन्होंने कही कि अंग्रेजों को भारत से उतना फायदा नहीं हो रहा था। इसी वजह से ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री एटली ने भारत को आजादी देने का फैसला किया होगा। कांग्रेस मान पाएगी कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से भारत को आजादी मिली? देश की आजादी और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद मुसलमानों को लेकर अंबेडकर क्या सोचते थे, आपको वो भी बताता हूं। अंबेडकर ने मुसलमानों की निष्ठा की बात करते हुए कहा था कि एक मुसलमान के लिए मजहब के प्रति वफादारी देश के प्रति वफादारी से अधिक महत्वपूर्ण है। अंबेडकर ने मुसलमानों को लेकर जो भी कहा था, क्या आज कांग्रेस उसे मानेगी? अंबेडकर के नाम पर संसद में हंगामा करने वाली कांग्रेस में क्या इतनी है हिम्मत, है इतना साहस? यही बात अमित शाह कह रहे थे कि अंबेडकर करते हैं, अंबेडकर को आत्मसात तो कीजिए। लेकिन उसका क्या हंगामा किया गया, क्या तमाशा बनाया गया, आपने देखा। और इसलिए आपको ये फैक्ट्स इतनी डीप रिसर्च के बाद हम इसलिए बता रहे हैं ताकि जो ये सोचते हैं कि देश में आग लग सकती है, नहीं बॉस, ये देश आगे बढ़ रहा है, रुकेगा नहीं, और कम से कम झूठे नैरेटिव पे तो नहीं रुकेगा, और ना देश में आग लगेगी। पाठशाला में अगली क्लास, सीएम योगी ने ऐसा क्या किया कि यूपी विधानसभा के अंदर से लेकर सड़क तक बवाल मच गया। सपा सांसद कोर्ट भागे, इधर बीजेपी दफ्तर पर ही योगी का बुलडोजर चल गया। अब इसका चैप्टर। जब से यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने संभल और सनातन पर फ्रंट फुट पर बैटिंग की है, संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ से सेट किए जा रहे नैरेटिव को धुआं किया है, उसकी गूंज यूपी विधानसभा में ऐसी गूंजी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने संभल में हिंदुओं पर हुए अत्याचार और वहां मिल रहे मंदिरों का ऐसा चैप्टर खोल दिया जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता कुछ बोल नहीं पा रहे। वो संभल जहां कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सिर्फ सर्वे करने पर हिंसा भड़की थी, वहां मंदिरों की खोज हो रही। सालों से बंद पड़े मंदिरों के ताले खुल रहे हैं, श्रद्धालु बिना किसी डर के पूजा कर रहे हैं। और आज तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी दफ्तर पर ही बुलडोजर चलाकर बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद कर चुके हैं। बीजेपी ऑफिस पे चल गया बुलडोजर भाई। जब किसी बात का जवाब नहीं होता तो सीधा सा फंडा हंगामा शुरू कर। यही सब यूपी में भी होता दिख रहा है। यूपी विधानसभा के विंटर सेशन के तीसरे दिन सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हुआ। विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। नौबत यहां तक आ गई कि स्पीकर को समाजवादी पार्टी के एक विधायक को उठाकर बाहर फेंकने का आदेश देना पड़ा। वहीं कांग्रेस के पास यूपी में इतने विधायक नहीं है कि वो विधानसभा के अंदर हंगामा कर पाए। विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 2 ही तो विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सदन के बाहर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, क्योंकि वहां कम से कम 25-50 लोग तो रहेंगे, अंदर तो 2 ही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस के प्रदर्शन, संभल में मिले सनातन के नए सबूतों और सनातन के इन सबूतों पर हो रही सियासत के बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले बात यूपी विधानसभा में हुए बवाल की। यूपी विधानसभा में आज इतना बवाल बढ़ गया कि स्पीकर सतीश महाना भड़क गए। उन्हें समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को उठाकर बाहर करने के लिए कहना पड़ा। यही नहीं, स्पीकर ने अतुल प्रधान को विधायकी खत्म करवाने की धमकी तक दे दी। इस बवाल की शुरुआत उस वक्त हुई जब समाजवादी पार्टी के विधायक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से माफी मांगने पर अड़ गए और विधानसभा के अंदर नारेबाजी शुरू हो गई। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने गोरखपुर एम्स से जुड़ा एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में ब्रजेश पाठक ने कह दिया कि ये लोग सिर्फ अपने गले की खराश दूर करने के लिए सदन में आते हैं। इनके लिए विक्स की टिक्कियां रखवा देते हैं, सब लोग खा लें और गले की खराश दूर करें। बात बढ़ गई तो अतुल प्रधान को ब्रजेश पाठक ने कह दिया कि क्या शाम की दवा पी ली है। ब्रजेश पाठक के इस बयान पर सपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और अतुल प्रधान ने ब्रजेश पाठक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद स्पीकर सतीश महाना ने काफी देर तक सपा विधायक अतुल प्रधान को समझाने की कोशिश की। लेकिन जब अतुल प्रधान नहीं माने, स्पीकर ने मार्शल से उन्हें उठाकर बाहर करने के लिए कह दिया। पूरे सत्र के लिए उन्हें निष्कासित करने का आदेश भी सुना दिया। देखिए क्या कल ये अतुल प्रधान मैं आपको बाहर निकालूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो।
आप सबसे सोल्यूशन करने, आप मेरे से बहस करोगे, आप मेरे से बहस करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ना मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकालूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप मेरे से बहस नहीं करेंगे, चलिए बाहर। आप कैसी बात करते हैं? अगर कल एक, मेरी बात सुनिए, कल अगर एक बात यहां से कही गई और आप लोगों को मैंने कहा कि अगर मंत्री जी ने गलत कहा कि मैं उसको निकालूंगा, अगर आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप रोज उस भाषा को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा। और तो प्रधान बात करिए आप, मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए बाहर किए जाने पर नाराजगी जताई और स्पीकर के इस फैसले के विरोध में समाजवादी पार्टी के नेता विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने विधानसभा के अंदर मंत्रियों पर विपक्ष के नेताओं को धमकाने का आरोप भी लगाया। सुनिए शिवपाल यादव को। विपक्ष के हमारे विधायक अपनी बात को रख रहे थे और ठीक तरह से रख रहे थे और मंत्री को भी जवाब उसका देना चाहिए था, बड़े शालीनता से देना चाहिए था। अब एक हमारे वरिष्ठ विधायक को शाम की दवा मिल गई इस तरीके से और गुस्से में धमका रहे थे मंत्री, इस तरीके से धमका रहे थे। और जहाँ तक नेता विरोधी दल ने कहा कि भाई संज्ञान में ले लीजिएगा, जो बातें हैं जवाब दे दीजिएगा शालीनता से न दे करके जिस तरीके से विपक्ष के लोगों को धमका रहे थे और नेता विरोधी दल के बारे में भी माता बाबा जी, इस तरह की भाषा तो हम लोग सुनने नहीं बैठे हैं। यूपी विधानसभा का माहौल तो गर्मा गया है। संबल और सनातन को लेकर योगी ने विपक्ष को बैकफुट पर डाला हुआ है। संबल पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुप्पी इसलिए साध ली है क्योंकि संबल में जामा मस्जिद के सर्वे और पत्थरबाजों की हमदर्दी को लेकर जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही थी उसे योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह बदल दिया। अब संबल में सनातन के सबूत भी मिल रहे हैं। सालों से बंद पड़े मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। इन मंदिरों के पास कुएं भी मिल रहे हैं। 2 दिन पहले संबल में मिले राधाकृष्ण मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर के पास बने कुएं को भी ढूंढ निकाला। इस कुएं को पाट दिया गया था, लेकिन जब 1978 के पहले मंदिर के पास कुआं होने की जानकारी मिली तो श्रद्धालुओं ने प्रशासन की मदद से खुदाई शुरू कर दी। कुएं के ऊपर डाली गई सीमेंट की स्लैब टूटते ही उसके नीचे काफी गहरा कुआं नजर आ गया। इसके बाद श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बहुत बड़ा कुआं, बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, गोवर्धन धाम की जय, राधा रानी की। संबल हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो तेवर दिखाए और जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि संबल के पत्थरबाजों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद से संबल हिंसा के आरोपी और संबल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। और गिरफ्तारी से बचने के लिए सपा सांसद बर्क इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। जियाउर रहमान बर्क का नाम 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में आरोपी के तौर पर है। पुलिस की एफआईआर में जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। उन पर मस्जिद के बाहर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। आज बर्क ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। अपनी याचिका में बर्क ने एफआईआर रद्द किए जाने की गुहार लगाई और कोर्ट का अंतिम फैसला होने तक गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की। बर्क की इस याचिका पर शुक्रवार को अब कहा जा रहा है कि सुनवाई हो सकती है। हालांकि संबल हिंसा के बाद जो लोग बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को एक खास समुदाय पर अत्याचार बता रहे हैं, उन्हें यूपी के बलिया से आई इस तस्वीर को भी देखना चाहिए, जहां बीजेपी के दफ्तर पर ही बाबा का बुलडोजर चल गया। बलिया में नगर पालिका ने बीजेपी के कैंप कार्यालय को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। यह कार्रवाई तब हुई जब बलिया में बीजेपी के लोकल लीडर बीजेपी दफ्तर में के दशकों पुराना होने की दलील दे रहे थे। कोई दलील नहीं चली बॉस, गिरा दिया। तो यह हो रहा है यूपी में।
ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मुंबई में आज एक बड़ा हादसा हुआ है। शाम 4 बजे इंडियन नेवी की एक बोट नीलकमल नाम के पैसेंजर जहाज से टकरा गई। हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जिनमें 10 सिविलियन और 3 नौसैनिक। हादसे में अब तक 101 लोगों को बचाया गया है। हादसे में घायल 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के समय नीलकमल जहाज एलिफेंटा की तरफ जा रहा था और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवार वालों को सीएम फंड से 5-5 लाख रुपए देने का फैसला किया।